हाँ, पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द कंट्री. पहले पेज पे वी हैव टू मार्क दिस, पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द कंट्री. ठीक है. उसके बाद वो क्या कह रहा है, हाँ, कि पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री. ठीक है. एंड चाइना फर्स्ट. अलग दो तीन कॉन्सेप्ट समझ में आ गए. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं. दूसरा, हमारी कंट्री में अगर हम देखें तो हाँ, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है और लार्जेस्ट पॉपुलेशन चाइना के पास है. उसके बाद हम क्या देखते हैं कि पॉपुलेशन डेटा आर कलेक्टेड बाय अ कंट्री. ये वाला बॉक्स जो है इसको हम मार्क कर लेते हैं. और इसमें वो क्या क्वेश्चन देता है कि पॉपुलेशन डेटा कलेक्टेड जो होता है उसको हम कहते हैं सेंसस. तो यहां दो क्वेश्चन आ जाते हैं. व्हाट इज सेंसस. ठीक है, मार्क कर दिया. और डबल अंडरलाइन कर देते हैं इसको, व्हाट इज सेंसस. और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ, 1881 में हुआ. और 1972 में, सॉरी, हाँ सॉरी, 1872 में फर्स्ट सेंसस किया गया. इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं. तो अब हमारे तीन क्वेश्चंस हो गए. हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, पीपल. मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना. सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया. व्हेन, व्हाट इज सेंसस, ऑफिशियल इनुमरेशन ऑफ पीपल आफ्टर 10 years. When did the first census take place? 1872. When did the complete census to take place? 1881. उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, स्टेट्स ऑफ इंडिया को अगर हम देखते हैं तो अब ये होगा, यहां तक हमने मार्क कर दिया. और इसको हाईलाइट करके यहां पर हमने हाईलाइट करके इसको, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री, People. वेरी गुड. Which is the most populous country of the world? China. Second most important country? India. Very good. What is census? So collecting the data of the population Very good. After every 10 years. every 10 years. When was the first census? When did the first census take place in India? 1872. Very good. And when did the complete census take place in India? 1881. Very good. Which are the most populous states of India? Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal. Very good. इस पेज में व्हाट आर वी सीइंग, वी आर सीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. देखो एक चीज हमने पढ़ी है डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, उस चीज को अगर हम ध्यान से समझना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूशन में सारा एरिया जो इस मैप में दिख रहा है पेज के, उसमें वो क्या कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मींस ये सारा एरिया ऑफ इंडिया जहां पर यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये रिवर्स, ऊपर की नॉर्थ की जो रिवर्स है ना, ये सारी जो रिवर्स हैं जहां पर है वहां पर आप देखो फर्टिलिटी ज्यादा है, तो वहां पॉपुलेशन ज्यादा है. डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ डॉट टोटल पॉपुलेशन दिखाई जाती है और एक डॉट जो है यहाँ पर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है 200,000 पर्सन पर डॉट के हिसाब से इस मैप में उसने रिप्रेजेंट किया. वी आर टॉकिंग अबाउट फिगर 1.1. ओके. एंड देन हाँ, फर्दर व्हाट डू वी सी, ये डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हियर. तो डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम डेंसिटी. Density means total population divided by the total area. So there is a gap between the two words. There's a lot of difference, and one is density and one is distribution. So distribution means population as it is, and density is total population divided by total area, right? So now we come to the next page. We are on page number 3 of this book, and here it says, if you see on page number 1, you had told me कि उत्तर प्रदेश
has the highest density of population, है ना, followed by Maharashtra, Bihar and West Bengal, right? And here what do we come to see, that it says that if we see the population of UP, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, Rajasthan, Karnataka and Gujarat, they account for 76% of the total population. What do they account for? 76% of the total population. तो अगर 75% का मतलब होता है अगर 100 टोटल लोग हैं तो उनमें से 75 यहाँ पर रहे हैं. कहाँ पर? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान एंड गुजरात. तो अगर मैप में देखें तो ये सारी स्टेट्स कंटिन्यूस हैं. यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब इंडो गंगेटिक प्लेन की स्टेट्स हैं. इंडो गंगेटिक प्लेन जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है. डिस्ट्रीब्यूशन में आप डॉट्स भी देख रहे हैं, पेन नंबर 2 पे आपको दिख रहे होंगे वो डॉट्स हैं वो. उसके बाद वो कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक जो क्वेश्चन बनता है वो नेक्स्ट पैराग्राफ पे बनता है, पहली लाइन पे. सच एन इवन spatial distribution of population suggests a close relationship between physical and social and historical factor. तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है. तो what are the factors which influence population? वो कह रहा है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स जो है एग्जिस्ट करते हैं. तो सबसे पहला उसने फैक्टर्स जो बताया है वो कहता है एक सबसे बड़ा फैक्टर जो उसने बोला है वो है फिजिकल फैक्टर्स. मतलब वो कैसी जगह है, उसकी रिलीफ कैसा है, वो प्लेन है या माउंटेन है, उसका क्लाइमेट फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. फिर उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है या नहीं है, समझ में? तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आपके नदर्न प्लेन्स को और जो कोस्टल और डेल्टिक एरियाज होते हैं उनमें ये फैक्टर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. अंडरस्टूड. और अब वो कहते हैं कि कुछ और स्टेट्स हैं जहां पर अलग अलग फैक्टर्स हैं. इसी पैराग्राफ में अगर आप देखो बिल्कुल नीचे उसमें लिखा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट. वो कर रहा है झारखंड में अगर आप देखो तो झारखंड में क्या है, मिनरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, है ना. और पेनिनसुलर स्टेट्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अगर हम देखें तो पेनिनसुलर स्टेट्स में हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. और ये दोनों उसने रीजंस बताए हैं. अब सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स उसने नेक्स्ट पैराग्राफ में लिया है कि एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स को उसने इंपॉर्टेंट बताया कि सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं. तो उसने कहा एक तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, है ना. उसके बाद हम क्या देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. अब हम डेंसिटी पे जाएंगे, है ना. तो लेट अस ट्राई टू से हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. सो हाँ, what is density of population? Density of population is expressed as the number of persons per unit area. ठीक है, what is density of population? Total population divided by total area is density of population. और क्या वो हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू लैंड. तो वो हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग में रिलेशन बिटवीन लैंड एंड पीपल. है, इंडिया की डेंसिटी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थी, एक जमाना था. 2011 में अगर हम देखें अभी की जो मोस्ट रिसेंट सेंसस है वो ये कह रहा है कि इट इज एज हाई एज 382. ठीक है. अब उसके बाद हम क्या कहते हैं, वही डेंसिटी को अगर हम पहले पास में देखें तो वो इससे कम थी, 117 थी. तो ये बात याद रखना कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अभी कितनी डेंसिटी है. तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 382% पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 में है, क्योंकि 11 का सेंसस होता है तो जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो 11 की मिलेगी आपको. और 12, 13, 14 में तो कोई सेंसस हो ही नहीं रहा, वो तो हर 10 ईयर बाद होता है ना. दैट इज वाई. तो
हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन समझ में आ गया. व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? इज एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया. ठीक है. अब उसने कहा कि कौन कौन सी स्टेट्स में डेंसिटी ज्यादा है. अब वो डेंसिटी के हिसाब से स्टेट्स को देख रहा है. और उसने कहा जी नेशनल कैपिटल टेरिटरी में तो बहुत ही ज्यादा डेंसिटी है. और कितनी डेंसिटी है आप देख लीजिए, खुद देखिए, आपको दिख रहेगा 11,297. और सबसे कम आपको मिल रही है अरुणाचल प्रदेश में. तो अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है, तो उसके हिसाब से उसमें 17 है. पहले 14 हुआ करती थी, अब 17 है. और अगर स्टेट के हिसाब से देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा है, क्योंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक स्टेट नहीं है ना. तो बिहार में सबसे ज्यादा है. बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश. अगर आप इन तीनों स्टेट्स को देखो तो ये नदर्न स्टेट्स हैं. और ये तीनों की तीनों स्टेट्स जो है ये आपके नदर्न प्लेन्स में पाई जाती हैं. और ये वो एरिया है जहां पर आपके पास प्रेजेंस ऑफ गंगा है. और एक साउथ की जो स्टेट है केरला, केरला और तमिलनाडु में भी आप देखिए हायर डेंसिटी दिख रही है. और यहाँ पर अगर आप देखो केरला वगैरह में, तो ये सदर्न स्टेट्स हैं विद हायर डेंसिटी. और हम इसमें क्या देखते हैं कि केरला ने तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल किया, क्योंकि एक टाइम था कि केरला में हाईएस्ट डेंसिटी थी. मगर आप देखो केरला में कम हो गई है. फिर एक पोजीशन आई जब वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट हो गई. और अब की जो पोजीशन है वो कह रही है बिहार में सबसे ज्यादा है. अंडरस्टूड. तो इस समय सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी बिहार में है. ओके. सो व्हाट वी डू, वी आस्क, वी ट्राई टू. अब हम क्या करते हैं कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इसी डेंसिटी को. इस मैप पे देखो तो ये आपको दिख रहा होगा पेज नंबर, आपकी बुक में पेज नंबर 4 पे देखो. ये वेस्ट बंगाल है, फिर उसके ऊपर बिहार है, बिहार और इसके बीच में झारखंड है. झारखंड में तो कम है, मगर वेस्ट बंगाल को देखो, बिहार को देखो, यूपी को देखो, दिल्ली को देखो, तो इनमें सब में अबव 1200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं. तो ये बहुत हाई है. उसी तरीके से केरला में भी बहुत ज्यादा हाई है. अगर आप बुक में देखो तो उसने दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड केरला, इन स्टेट्स को उसने मेंशन किया. इवन तमिलनाडु को भी मेंशन किया. और तमिलनाडु को उसको 855 में बोला था, जो आपका 800 to 1200 के बीच में दिख रहा है. तो ये हाईएस्ट डेंसिटी की स्टेट्स हैं. अब हम फिर से लेट अस ट्राई टू देखिए डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन. ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी पॉपुलेशन होती है उसको डॉट 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 डाल के ढाल दिया जाता है. जैसे फिगर 1.1 में आपको दिख रहा है, पेज नंबर 2 में, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के पेज में. मगर जब आप इसके वापस जाते हैं नीचे और पेज नंबर 4 पे जाते हैं बुक के, तो आपको वहां पर एक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मैप मिल रहा है. ये भी 2011 का है. और जिस मैप की हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी 2011 का है. मगर यहाँ पर डॉट से दिखाया है, और एक डॉट कितनी पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर कह रहा है 1 डॉट रिप्रेजेंट्स 200,000 पर्सन्स. ऑन द अदर हैंड यहां पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को एज टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया. तो क्या डिफरेंस इन स्टार्ट. I'll explain you the concept of physiological density. Physiological density, agricultural density and population, agricultural population, इन तीन concepts को we will try to explain you. वो कह रहा है physiological density का मतलब होता है total population divided by the total net cultivated area. तो let us try to understand कि कितनी population है, उसको कितने एरिया वहां पर कल्टीवेट किया जा रहा है. इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझिए कि जितनी पॉपुलेशन है, आगे बात समझ में, जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसको आपने डिवाइड कर दिया नेट कल्टीवेटेड एरिया से. तो नेट कल्टीवेटेड एरिया जो है वो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. समझ में, नेट कल्टीवेटेड एरिया. तो हाँ, तो समझे तो नेट कल्टीवेटेड एरिया मींस अ एरिया विच इज टोटल एरिया विच इज कल्टीवेटेड. पूरी कंट्री का एरिया कल्टीवेटेड तो नहीं हो सकता. कहीं पर कोई बिल्डिंग होगी, कुछ और होगा.
तो टोटल पॉपुलेशन को पूरे कल्टिवेटेड एरिया से जब हम डिवाइड करते हैं तब मिलती है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। अब एग्रीकल्चरल डेंसिटी का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के हिसाब से वहां पर कितने लोग इन्वॉल्व हैं। अब उस कॉन्सेप्ट को कह रहा है टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन ओवर नेट कल्टिवेटेड एरिया, मतलब कितने लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो अब एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन क्या होती है उसका मतलब वो पूछ रहा है, और वो कह रहा है एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन वो होती है उसमें कितने कल्टीवेटर्स हैं, कितने उनके माँ बाप हैं, कितने उनके बच्चे हैं, वो सब मिला के एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को बनाते हैं। तो अब मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मगर उससे पहले मैं क्या समझना चाहूंगा, आई विल, हाँ, now we will come to the concept of growth of population. What is growth of population? Correct. Growth of population is the change in number of people living in a particular area between 2 points of time. So what is growth of population? Change in number of people living in a particular area between 2 points of time. और its rate is expressed in percentage. कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इन परसेंटेज। ओके, और उसके अंदर तीन, पॉपुलेशन ग्रोथ हैज टू कंपोनेंट्स नेमली नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। कह रहा है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है नेचुरल और दूसरा है इंड्यूस्ड। अब नेचुरल कंपोनेंट क्या है? नेचुरल कंपोनेंट वो कहता है बर्थ और डेथ जो है वो एक एरिया में जो बर्थ होती है और डेथ जो है वो नेचुरल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है ना। तो इन दोनों को हम नेचुरल कंपोनेंट्स कहेंगे। और इंड्यूस्ड एलिमेंट जो है वो माइग्रेशन है, मतलब वहां पर लोग आते जाएंगे और जाते जाएंगे। तो जो इंड्यूस कंपोनेंट जो है उसमें माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन दो तरीके की होती है, एक होती है इनवर्ड माइग्रेशन और दूसरी होती है आउटवर्ड माइग्रेशन। ओके, तो दो तरीके की माइग्रेशन हो गई। ठीक है, तो अब हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को फिर से समझेंगे कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 points ऑफ टाइम एंड इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, है ना। द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज टू कंपोनेंट्स नेमली नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। समझ में? तो एक कंपोनेंट के अंदर आता है नेचुरल, दूसरा होता है इंड्यूस्ड। नेचुरल में होता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और इंड्यूस्ड में होता है माइग्रेशन। और माइग्रेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, आउट माइग्रेशन एंड इन माइग्रेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। Population doubling time is the time taken by any population to double itself at the current growth rate. तो करंट ग्रोथ रेट पे पॉपुलेशन कितने दिन लेगी डबल होने में, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देख रहे हैं, ये डेटा को। 1921 को ग्रेट ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। 1921 में एक बहुत ही खतरनाक वायरस आ गया था, अगर आपको याद हो, इन्फ्लुएंजा आ गया था। हाँ हाँ हाँ, तो इन्फ्लुएंजा के मारे लोग बहुत मर गए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम में के बाद। तो उसका असर आया था, जैसे इस समय आया 19, अभी नेक्स्ट जो डेटा होगा हो सकता है फिर से डेमोग्राफिक डिवाइड हो जाए, लोग इतने मर जाएं और डेटा पीछे चला जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि कई सारे लोग मर तो रहे हैं, स्वाइन फ्लू में इससे भी ज्यादा मरे थे। यहाँ पर अभी कितने मर रहे हैं हम नहीं कह सकते। अब हम देखते हैं कि देयर आर 4 phases ऑफ डेवलपमेंट। ये जो डिकेडल ग्रोथ है, हम क्या देखते हैं कि 4 phases में पॉपुलेशन को डिवाइड किया है। पहला पीरियड जो है 1901 से चल के 21 तक चलता है, और ये स्टेशनरी फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, स्टेशनरी मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही। सेकेंड फेज का नाम है 21 to 51, और ये जो है स्टेडी फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। थर्ड फेज 1951 to 81, और ये जो फेज है ऑफ पॉपुलेशन, ये जो है इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज है, समझ में। और चौथा फेज जो है वो है 1981 से आगे चलने वाला, और जिसमें ग्रेजुअल डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। अब मैं इसको एक बार रिपीट देता हूं। पहले फेज को हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कुछ बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं 1921 से पहले, तो इसको हम स्टेगनेंट ग्रोथ कहते हैं। 21 to 51 धीरे धीरे ग्रोथ हुई,
तो इसको हम कहते हैं कौन सी, स्टेडी ग्रोथ। इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, 51 से हमने बहुत कोशिश की कि भैया लोग ना मरे, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, है ना। और 81 के बाद हम क्या देखते हैं कि कंट्री की पॉपुलेशन स्टार्टेड ग्रेजुअली डिक्लाइन, स्टार्टेड शोइंग ग्रेजुअल डिक्लाइन। ये ग्रेजुअल डिक्लाइन क्यों होगा, क्योंकि लोग पढ़ लिख गए, और जब पढ़ लिख गए तो उन्होंने कहा हमें अपने फैमिलीज को कंट्रोल करना है, समझ में। तो इसी फेज को अगर हम देखें तो वो सारा का सारा फेज कहां से निकल रहा है, वो पे नंबर 5 से मिल रहा है। अगर पे नंबर 5 पे देखें तो पहला पीरियड 1921 तक जा रहा है, दूसरा पीरियड जो है वो आप देखिए वो आपका 51 तक जाता है, ठीक है, ये दूसरा पीरियड है। और 51 से 81 तक का जो पीरियड है ये आपका एक्सप्लोजन का पीरियड था, और इसके बाद वाला जो आपका पीरियड है वो आपका एक स्टेडी डिक्लाइन का है, मतलब धीरे हो गई है ग्रोथ। क्योंकि अगर आप देखो तो पहले वाले में तो 5% थी ग्रोथ रेट, है ना, फर्स्ट पीरियड में, फिर 11 से 14 तक हुई तो स्टेडी ग्रोथ मानी, 14% तक की ग्रोथ हो रही है ना। और फिर 21-24 तक चली गई तो इसको एक्सप्लोजन की एज मान ली गई, और फिर वो 24 से कम होनी शुरू हुई, 23, 31, 17, सो इट्स कमिंग डाउन। तो अगर वो कम डाउन कर रही है तो उसका मतलब वो डिक्लाइन हो रही है। तो ये हमारे को पे नंबर 5 पे ये डेटा दिख रहा है, वहां से हम इसको आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपका होगा concept of 4 stages of population development.